नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तमाम पदों पर रहकर प्रदेश की सेवा करने वाले श्री हरीश परसाई जी के साथ। हरीश भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आइए फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी पहले आपको दे दे। भूपेश को नादगांव से टिकट, कोरबा में सरोज को टक्कर देंगी ज्योत्सना, शिव को जांजगीर। ये पहली खबर एक अखबार की रायपुर से। हटकेश्वर नाथ से लेकर भोरमदेव, सोमनाथ और राजिम तक श्रद्धा का सैलाब। पहली बार बेलपत्र 1200 रुपये किलो बिका। ये खबर भी रायपुर की है। वापसी के बाद चंपावत बने सचिव राजस्व, बंसल को वित्त। रायपुर से खबर, बस्तर फाइटर्स ने सीएम साय को सुनाई संघर्ष गाथा। सरपंच थी, नक्सली धमकाते थे, इसलिए बनी फाइटर। दंतेवाड़ा से खबर है। और एक अखबार ने कांग्रेस की सूची पर राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, राजनांदगांव से भूपेश, महासमुंद से ताम्रध्वज, जांजगीर से ढारिया मैदान में। इस हेडिंग से उस खबर को प्रकाशित किया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 8 राज्यों की 39 सीटों के प्रत्याशी घोषित। भारत ने एलएसी पर तैनात किए 10,000 और जवान, चीन तिलमिलाया। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर गश्त बढ़ेगी। नई दिल्ली से खबर है, स्कूल की ओवर एक्टिविटी से बच्चों को सीखने की क्षमता घट रही, शोध। एक्शन का ऋषि का एक्शन, खालिस्तान समर्थकों के 300 खाते सीज, 100 करोड़ जब्त। कनाडा सहित कई देशों में ट्रांजैक्शन ट्रैक। डिजिटल स्क्रीनों के ज़्यादा संपर्क में आने से बच्चे कम शब्द स्वर सीखते हैं, बोलने के प्रयासों में भी दिखी कमी। और युवा टैलेंट का सम्मान, जया और मैथिली समेत 23 को नेशनल क्रिएटर अवार्ड। इस हेडिंग से एक खबर दिल्ली से छापी गई है। डॉक्टरों की ऐसी समस्या, सुकमा मानपुर मोहल्ला जिले में विशेषज्ञ चिकित्सक एक भी नहीं, कुछ जिलों में सिर्फ 2-4। रायपुर की खबर। आर्टिकल 370 देखने पहुंचे मुख्यमंत्री, साय ने टैक्स फ्री करने की घोषणा की। राजनाथ की आज रायपुर में आम सभा, किसान महासम्मेलन में करेंगे हिस्सेदारी। रीवा से होगा 12 को रवाना, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा 13 को पहुंचेगा अयोध्या। रीवा से जुड़ी खबर है। फ्रंट पेज पर आज जो खबरें हैं उसमें एक महत्वपूर्ण खबर है। कांग्रेस की जो पहली सूची जारी हुई है, जिसमें 39 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और उसमें 6 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं। कोरबा समेत 6 सीटें हैं जिसके प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। 5 का अभी चर्चा में है। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा तो बात की बात है, लेकिन अभी जो घोषित हुआ, ये खबर प्रमुखता से सभी अखबारों ने छापी। मैं इस पर चर्चा करूं क्योंकि हमारे साथ हरीश परसाई जी हैं, जो लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं, तमाम पदों पर विराजमान रहे हैं, अभी भी अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। इनसे इस पर टिप्पणी लो। उसके पहले एक खबर है जिस पे मन हो रहा है चर्चा कर ली जाए। ऋषि का एक्शन, खालिस्तान समर्थकों के 300 खाते सीज, 100 करोड़ जब्त। जब जब पाकिस्तान दबता है भारत से, उसका तरीका यही होता है कि खालिस्तान की मांग उठा दो या कश्मीर में उग्रवादी भेज दो। ये इस तरह की हरकतें वो लगातार करता रहा है। अभी किसान सम्मेलन जो हमारे देश में चल रहा है, उसको लेकर के भी इस तरह की बातें कही जाती रहेगी। कनाडा में बैठे कुछ लोग कहीं ना कहीं फंडिंग कर रहे हैं, ये आरोप भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की भाषा बोली जाती है वहाँ बैठे हुए लोगों की तरफ से, वो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है। चाहे कनाडा हो चाहे लंदन हो। लंदन के, इंग्लैंड के मुख्यमंत्री ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने खालिस्तानियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। 300 खाते सीज कर दिए, 100 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसको भारत और इंग्लैंड के बीच में एक अच्छी समझदारी माना जाए। निश्चित रूप से देखिए, आतंकवाद को या आतंकी को समाज में कहीं भी उनकी जगह नहीं है जी। उनके इस तरीके की कार्रवाई होना एक संदेश जाता है कि आतंकवाद के विरोध में सभी खड़े हैं जी। और यही कारण है कि धीरे धीरे आतंकवाद की जो ज़मीन है वो खसकते जा रही है। और इस तरीके की आर्थिक पाबंदी लगाने से निश्चित रूप से इनके ऊपर कहीं ना कहीं अंतर आएगा। जिस तरह से अब आपने अभी बताया कश्मीर की भी बात को, कि जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और नया वजीर आलम बनता है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आवाम को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की कश्मीर की बात करते हैं और आतंकवाद को पनाह देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी जिस तरीके से आतंकवाद अपना पैर पसार रहे हैं, तो इस तरीके की कड़ाई करना निश्चित रूप से करना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल कठोर कार्रवाई करना चाहिए। राष्ट्र प्रथम। हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई बात करता है तो हमारे देश की खासियत है कि यहाँ राजनीतिक जो मर्यादाएं हैं या राजनीति करने का जो तरीका है,
उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा होता है। मतांतर चलेंगे, राष्ट्र के अंदर का मामला है, लेकिन राष्ट्र के बाहर की कोई शक्ति अगर भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। भारत ने एलएसी पर तैनात किए 10,000 और जवान, चीन तिलमिलाया, हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर गश्त बढ़ेगी। और एक खबर इसी से जोड़ दें हम, चीन को चुनौती देने हम भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का। चीन कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि रहती है, पाकिस्तान के जरिए हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और हमारे बॉर्डर पे भी कई गतिविधियाँ उसकी ऐसी रही हैं जिसको लेकर के भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इसी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया स्वरूप या प्रतिक्रिया का प्रमाण है कि 10,000 सैनिकों को, अतिरिक्त 10,000 सैनिकों को वहाँ तैनात कर दिया गया है कि अगर हमारी तरफ आँख उठाकर देखोगे चीनियों तो ये सैनिक जो वहाँ पे तैनात पहले से भी हैं, 10,000 बढ़ाया गया है, तो आपकी आंखें निकाल के उससे कंचा खेलेंगे। निश्चित रूप से देखिए कि भारत के जो जवान हैं वो अपने आप में सक्षम है, भारत की जो शक्ति अपने आप में सक्षम है। चीन पहले भी इस तरीके की कई बार एलओसी उसको लांघने की कोशिश किया है और भारत के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वहाँ पे अगर सैन्य शक्ति बढ़ाई जा रही है और चीन किसी तरीके तिलमिला रहा है तो उसका तिलमिलाना लाजमी है। चीन का ये रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, अगर आप करोगे तो गलत है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल मुस्तैदी से और सैनिक बढ़ाना चाहिए और चीन को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इतना ही नहीं, चीन को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अगर इस पे पाबंदी लगाई जाए, आयात निर्यात पे भी अगर पाबंदी लगाई जाए, जैसे पहले भी कुछ हद तक हुआ था, तो चीन की जो दूसरी नीति है कि एक तरफ हमसे कमा रहा है और दूसरी तरफ हमारी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ये नीति जो चीन की है वो उजागर हो चुकी है और हमारे पूरे जांबाज जवान उनको हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है और भारत एक सूत्र में बंद करके इसका विरोध करता है, चीन की जो गतिविधियाँ होती हैं। चलिए अब थोड़ा सा राजनीति की बात कर लें। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, राजनांदगांव से भूपेश, महासमुंद से ताम्रध्वज, जांजगीर से डहरिया मैदान में, कोरबा से ज्योत्सना मांझी पुनः प्रत्याशी बना दी गई हैं। ये जो 39 सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इसमें दो खबर है, एक तो छत्तीसगढ़ से और एक खबर यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेताओं के जो नाम आए हैं, जिसमें वेणुगोपाल का नाम है, राहुल गांधी जी का नाम है और आपके वो तिरुवनंतपुरम से जो चुनाव लड़ते हैं, जो एक बार विरोध भी किए थे आपकी पार्टी में, अलग से खड़े हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वो बड़े शौकीन व्यक्ति, नाम कैसे भूल रहा हूँ मैं। तो ये राहुल गांधी जी वायनाड से लेंगे और अमेठी का नाम नहीं आ रहा है, तो उसमें बड़ी टिप्पणी हो रही है कि क्या एक बार हार गए तो अमेठी, उस अमेठी को छोड़ दिए। जो वाली बात नहीं है। अभी देखिए, राहुल गांधी पहले भी वायनाड से चुनाव लड़े थे जी, और अभी भी जो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जिस तरीके से राहुल गांधी को पसंद करते हैं जी, और राहुल जी वहाँ के सांसद रहे हैं, तो लाजमी है कि जहाँ से वो पहले रहे वहीं से चुनाव लड़े और वहाँ की लोगों की मांग, वहाँ की जनता की मांग के अनुरूप, वहाँ की भावनाओं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप राहुल जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई वाली बात नहीं है कि अमेठी से लड़े कि नहीं लड़े, यहाँ से सांसद रहे वहाँ से वो लड़ रहे हैं। जी, शशि थरूर की बात कर रहा था, तिरुवनंतपुरम से लड़ते हैं, वहाँ से सांसद हैं और अभी फिर वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। नहीं, एक बात ये आती है कि जो उन सीटों पे पहली सूची में उन सीटों का नाम रहता है जहाँ जो निर्विवादित हैं, अमेठी और रायबरेली जो परंपरागत सीटें रही हैं कांग्रेस की, वो उस पर सोनिया जी तो खैर राज्यसभा चली गई, अब ये तय है कि वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, तो उनका नाम भी वहाँ से नहीं आना, अमेठी से नहीं आना, तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद यहाँ से लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसको देखते हुए कहीं हार गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहली सूची में नाम नहीं डाला गया, या अभी अंदाजा जा रहा है? ऐसा बिल्कुल, किसी भी चीज़ की अपनी एक प्रक्रिया होती है जी। बैठकें निरंतर दिल्ली में शीर्ष नेताओं के द्वारा की जा रही है, CWC की बैठक हो रही है, स्कैनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, प्रदेश से नाम आ रहे हैं, ब्लॉकों से और ज़िले से नाम जा रहे हैं, तो किसी भी एक प्रक्रिया होती है। अभी तो कम सीटों का अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी तो बहुत कुछ आगे डिक्लेयर होने बाकी है। इतने जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को कहना
जल्दबाजी नहीं होगी, जल्दबाजी होगी। जी। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें। जिन 6 सीटों के नाम घोषित किए गए हैं उसमें भूपेश बघेल, हालांकि नाम अखबारों में चल रहा था, चैनल भी बता रहे थे, हम लोग भी आपस में चर्चा करते थे, बोलते थे नहीं पार्टी हो सकता है। जैसे विधानसभा में सारे दिग्गजों को ये बोले कि आपको बाहर रह करके कुश्ती नहीं दांव बताना है, बल्कि आपको मैदान में उतर करके दांव पेच दिखाना है। तो उसमें सारे लोग लड़े थे। उसी तरह से लोकसभा में, अब लोकसभा चुनाव में भी ताम्रध्वज साहू को, भूपेश बघेल जो बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनको राजनांदगांव से लड़ाया जा रहा है। तो ये जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश क्या इसी के तहत है कि जैसे हमने वहाँ पे हमारे कुछ दिग्गज तो हार गए थे, लेकिन उसके पहले का जो चुनाव हुआ था जिसमें आप खूब बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाए थे, तो उस समय सभी लड़े थे, इस समय भी लड़े, लेकिन कुछ लोग हारे। तो वही जो 2017-18 में जो चुनाव जीते थे, उसी रणनीति के तहत लोकसभा में भी सब लोगों को आजमाया जा रहा है कि इनको कुछ लोगों को निपटाने की दृष्टि से। हर व्यक्ति की अपने क्षेत्र होता है, वहाँ उसकी लोकप्रियता होती है, उसी लोकप्रियता के आधार पर टिकट का वितरण किया जाता है जी। वहाँ की लोगों की मांग के अनुरूप, लोगों के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो टिकट का बंटवारा करता है। जी। भूपेश बघेल जी सीएम रहे हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, हर क्षेत्र में वो घूमे हैं, उनकी एक पहचान है, उनका एक नेतृत्व है। ये सब चीज़ों को देखते हुए उनको टिकट दिया गया। ताम्रध्वज साहू जी भी यहाँ के गद्दावर नेता हैं, उनको महासमुद्र से लेकिन वो दुर्ग से चाहते थे, उनको वहाँ भेज तो दिया। ये जहाँ पे लोगों की मांग है उस मांग के अनुसार टिकट दी जा रही है। नहीं, खबर तो यह है कि वो दुर्ग से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको दुर्ग की खबर बजाय तो वहाँ बहुत भेज कुछ दिया रहती है खबर में, ऐसा नहीं है कि जहाँ, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ये मंशा रही होगी कि मुझे महासमुंद से टिकट दिया जाए। वहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं, उनका एक अपना कार्यशैली रही है, उनकी एक कार्य प्रणाली रही है, उनका एक लोगों के प्रति रुझान रहा है। जी। इसको देखते हुए उनको वहाँ से टिकट दी गई। जी, ठीक है। वो पार्टी अपने ढंग से आकलन करती है, राजनेता का अपना कुछ मन होता है, लेकिन पार्टी के निर्देश होते हैं, तो उसके आधार पर उसको, क्योंकि राजनीति में रहना है, पार्टी में रहना है, इसलिए उसको मानना पड़ता है। 6 सीटों की जो घोषणा करी है आप लोगों ने, कांग्रेस ने किया, उसमें एक को छोड़ करके सब सामान्य या दलित वर्ग के हैं। ये छत्तीसगढ़ में आकलन जो किया जाता है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, एक आंकड़ा बीच में आया था जो भूपेश बघेल जी अपने शासनकाल में सर्वे कराए थे, तो उसमें सर्वाधिक संख्या पिछड़े वर्ग की, उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है। तो यही देखते हुए एक इसको प्रतीक माना जाए कि सर्वाधिक सीटें इस बार इसी वर्ग को जानी है। नहीं, अभी 6 सीटें और तो 6 में सिर्फ एक सामान्य को है, 5 विकास उपाध्याय को। 5 और आना है बाकी है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसी कारण कांग्रेस की इसकी पक्षधर रही है कि आपको जनगणना करानी चाहिए, जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी भागती रही है जी। और उसको कहीं ना कहीं ये बात का भय है कि इस तरीके की जनगणना अगर हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खिसकते नजर आएगी जी। तो ये हर जगह का अपना लोकसभा का परिदृश्य अलग होता है। जी। हाँ, ठीक है। और अभी तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, और इनने तो, उनके यहाँ तो खैर 2-3 सामान्य से थे, संतोष पांडे, बृजमोहन अग्रवाल और सरोज पांडे। तो इसमें 3 सामान्य के थे, बाकी जनरल और वो थे पिछड़े वर्ग के, और एक अनुसूचित जाति का। और लेकिन आपने तो सिर्फ एक अनुसूचित जाति, 4 दे दिया आपने पिछड़े वर्ग को और 1 सामान्य को। तो सीधी सी बात है कि भूपेश बघेल जी के जरिए राजनांदगांव, दुर्ग या पूरे छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के वोटों पर प्रहार उसको अपनी तरफ करने की एक कोशिश मानी जाए इसको। नहीं, भूपेश बघेल जी भी हैं, ताम्रध्वज साहू जी भी हैं यहाँ। बड़ा ठीक है, बड़ा चेहरा जो है वो भूपेश बघेल जी का, चूंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उन्हीं का बड़ा चेहरा माना जाता है। अब ज्योत्सना मान जी भी चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी बार उनको मैदान में उतार दिया गया है, और उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता कही जाती हैं, राष्ट्रीय नेत्री मानी जाती हैं, और वो दुर्ग से लड़ती थी, इस बार उनको कोरबा भेज दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना आत्मविश्वास से लबरेज है कि उसको ये लग रहा है कि हम किसी को भी कहीं से भी खड़ा करेंगे, वो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी की गारंटी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे।
क्या स्थिति रहेगी आपकी नज़र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने आत्मविश्वास में है ये तो आने वाला समय बताएगा। जी आपको कमलेश जी ये जानकर आश्चर्य होगा जी कि यहाँ से हजारों की संख्या में जी कार्यकर्ता जनमानस लोगों की ये मांग थी कि श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत को दोबारा रिपीट किया जाए। जी और रिपीट करने का यही कारण था कि उनकी लोकप्रियता, उनकी मृदुभाषी, उनकी जुझारूता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ के लोगों को बड़ी पसंद आती थी कि आज ज्योत्सना महंत सहज हैं, लोगों से इजी मिल लेती हैं, लोगों का काम कर देती हैं, लोगों के बीच में लोगों का बीच में अपनापन है और कार्य के प्रति और ग्रामीण विकास के प्रति बड़ी सजग और सतर्क रहती हैं। और यही कारण है कि यहाँ से कई लोगों के फ़ोन गए, कई लोगों के पत्र गए कि दोबारा यहाँ से ज्योत्सना चरणदास महंत को दोबारा टिकट दी जानी चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि यहाँ की कार्यकर्ताओं की, यहाँ के जनमानस की, यहाँ के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इनको दोबारा टिकट दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी बार टिकट दी गई है। और चूंकि इस सीट पर पहले उनके पति डॉक्टर चरणदास महंत जी सांसद थे, उसके बाद वो एक चुनाव हारे, फिर दूसरी बार वो स्वयं लड़ी और चुनाव जीती। ये जब से कोरबा लोकसभा सीट बनी है चौथा चुनाव है और इन चारों चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिला है, चाहे चरणदास महंत जी स्वयं रहे हों, चाहे बंसीलाल महतो जी हों या पिछली बार ज्योत्सना महंत जी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग से प्रत्याशी दिया है। अब यहाँ एक, हालांकि वो मेरे स्वभाव के विपरीत है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जुबान पे आ गया, जुबान पे आ गया है तो अब वो कही डालता हूँ उसको, जिसमें बात कही जा रही कि बाहरी और बिहारी के बीच में संघर्ष होगा। ज्योत्सना महंत को बाहरी कहा जा रहा है और इनको सरोज पांडे जी को बिहारी कहा जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की है, बिहार की नहीं है। उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के थे। देखिए, ये लोग क्या कह रहे हैं हम इसमें नहीं जाए जी। हम प्रश्न इस बात का है, क्या यहाँ पर लोगों की कमी थी जी। ये कहीं ना कहीं लोगों की जुबान में ये बात ज़्यादा है जी कि कहीं ना कहीं कोरबा के लोगों की और कोरबा के व्यक्तिगत लोगों की उपेक्षा हुई है। इसको मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। उनके जो अंदरूनी लोग हैं खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं तो इस बात की पीड़ा है। जी। खैर, अब पीड़ा है, आप लोग नज़र रखते हैं एक दूसरे के दल पर, इसलिए हो सकता है इस तरह की जानकारी आपके पास आई हो। ये बात तो भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि ज्योत्सना महंत जी 5 साल रहीं, 5 साल उन्होंने, जैसा एक सांसद का दौरा होना चाहिए, सांसद का सहज ढंग से लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए, उतना नहीं मिल पाई। नहीं, विपक्ष का कहना काम है, लेकिन आम जनता इस चीज़ को देख रही है, आम जनता इस चीज़ को जान रही है। मनेंद्रगढ़ की जा रही है, सोनहट की जान रही है, बैकुंठपुर के लोग जान रहे हैं, मरवाही के लोग जान रहे हैं, रामपुर, कोरबा, कढोरा, तानाखार के लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कितना दौरा किया है, कितना काम किया है, कितने लोगों से मिला है, कितने लोगों को उन्होंने मदद की है। और यही इसी चीज़ के लिए तो लोग उत्साहित थे कि ज्योत्सना चरणदास महंत को निश्चित रूप से यहाँ पे टिकट मिलनी चाहिए। और इन सब काम को, उनके कार्यों को देख के, उनकी जुझारूतापन को देख के, उनके मृदुभाषी देख के, उनके मिलनसारिता को देख के एक बहुत बड़ा वो है जो इस जनमानस इस चीज़ को स्वीकार करता है कि इनसे अच्छी महिला कोई हो नहीं सकती। चलिए, हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन एक और खबर है जो अखबारों में नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे और खूब वो खबर देखी जा रही है, खूब प्रमुखता से दी जा रही है। सुरेश पचौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं वो, और गजेंद्र जी पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, ये दोनों आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए इस पर चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ, आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूँ कि मुझे जो जानकारी है, क्योंकि आप जब युवक कांग्रेस की राजनीति आपने शुरू की, तो चूंकि हमारी मित्रता उस समय से है आपके साथ, तो हम जानते हैं कि उस समय सुरेश पचौरी जी आपको बहुत पसंद करते थे और उन्होंने ही आपको पदाधिकारी बनाया और आज आप इस मुकाम पे हैं। सुरेश पचौरी जी को एक संघर्ष करने वाले नेता के रूप में छत्तीसगढ़ ही नहीं, वो मध्य प्रदेश ही नहीं, अखंड मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में आपकी एक छवि थी। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो इसको किस रूप में कांग्रेसी देखेंगे अगर जाते हैं तो? जहाँ तक मैं सुरेश पचौरी जी को जानता हूँ 1980 से जी, 1980 में वो युवा थे, उस समय वो
राजनीति के एक और शीर्ष में थे और युवाओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जी और भारतीय जनता पार्टी का ये तो शगुफा रहता है। इसके पहले उन्होंने कमलनाथ जी को बोला था कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। इसके पहले और कई लोगों को बोला कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। जी अब सुरेश पचौरी जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इस तरीके का शगुफा उड़ाना, इस तरीके से एक कहना चाहिए व्यूमर फैला के उसका लाभ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है। जी, खैर ये तो कह सकते हैं आप कि कमलनाथ जी की खबरें तो 3 दिन तक सारे चैनलों, सारे अखबारों में आती रही और ये कहा जाता रहा कि देखिए पहले उन्होंने क्या कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, अभी आए तो उन्होंने झंडा श्री राम जी का लगाया था, फिर उतरा, फिर चढ़ा, तमाम तर बातें उनको और उनके सुपुत्र को लेकर के, नकुलनाथ को लेकर के होती रही। और अंततः ये बात आई सामने को, बोले कि हम नहीं, कांग्रेस में ही रहेंगे, हम इसी में हमारी ज़िंदगी खप जाएगी। और उसको लेकर के आप सुरेश पचौरी जी के बारे में भी ये कह सकते हैं, और ये तब तक ही कह सकते हैं जब तक उनका बयान नहीं आए। अभी उनका बयान आया नहीं है। बयान आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के खबरों में कोई सत्यता है। जी, क्योंकि एक बहुत गद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, मुझे मंजे हुए नेता है जी। और मध्य प्रदेश से लेके पूरे इंडिया में उनका एक वर्चस्व रहा है और बहुत सुलझे हुए नेताओं में से। हाँ, खैर देखिए, अभी अच्छे सुलझे हुए लोग, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में पूरी तरह शामिल नहीं हो गए थे, यही बातें कही जा रही थी, वो भी एक प्रमाण है। और भी दूसरे आपकी पार्टी को तो कई लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो कई बार नेताओं को लगता है कि अब ये नाव डूबने वाली है तो चलो कूद लो, उनको ऐसा लगता है। जबकि राजनीति में ऐसा होता नहीं, नाव ऐसे चलती रहती है, कभी कोई ऊपर आती है, कभी कोई नीचे जाती है, तो वो सब चलता है। लेकिन जो धैर्य धारण नहीं कर सकते, उनके साथ ये स्थिति बनती है कि जल्दी से जल्दी लाभ मिले और दूसरी पार्टी में चले जाओ, और कई बार उपेक्षा भी उसका कारण बनती है। आर्टिकल 370 देखने पहुंचे मुख्यमंत्री शाह ने टैक्स फ्री करने की घोषणा की। दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा 13 को पहुंचेगा अयोध्या, रीवा की खबर है। राजनाथ की आज रायपुर में आम सभा। ये सब पे तो मेरे को ये लगता है कि छोटी सी टिप्पणी, 370 देखने पहुंचे थे, टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने। खबर कल रात को आई कि उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो चूंकि धारा 370 हटाने में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई है, तो उनको तो अच्छा लगेगा ही, और सबको अच्छा लगता है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, राष्ट्रवादी होने के नाते, देश प्रेमी होने के नाते हम सबको अच्छा लगता है कि वहाँ पे कलंक था, उसको हटा दिया गया। लेकिन उसको अब जब इस तरह की बातें आती है तो ये लगता है कि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय अयोध्या भी खूब चल रहा है, राजनीति के और भी बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। तो छोटा सा वो एक शेर है ना 2 लाइन का, कि जब गलियों में जूते चटकने लगे तो समझो इंतखाब आ गया है, मतलब चुनाव आ गया है। तो जब आ गया तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलना शुरू हो जाती हैं। चुनाव के ही सब ये चीज़ें आती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके का प्रदेश की, इस तरीके की बातें को सामने लाया जाता है। जी, 370 अपनी जगह है, और उस पर पिक्चर बनना, उसके पीछे का उद्देश्य अलग है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी, अब चलिए देखिए उसको, हम लोग भी देखेंगे उसमें क्या है, किस रूप में उसको दर्शाया गया है। एक पिक्चर आई थी तो उसमें तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बातें कही गई थी, तो उसको ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की पिक्चर है, वो कश्मीर फाइल और इसको सबको लेकर के जो बातें कही गई थी। लेकिन ये भी था कि उसको ये भी स्वीकार किया गया था इस रूप में कि उसमें जो कुछ दिखाया गया है 95% सच्चाई भी है, कि किस तरह से वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसका फिल्मांकन जो किया गया था, जिस तरह से उसकी सराहना भी हुई थी। चुनाव से पहले नारी बंधन, सिलेंडर 100 रुपये सस्ता, पेट्रोल डीजल में राहत का इंतजार। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस का तोहफा दिया, कहा नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ घटेगा। वही बात, गलियों में जूते चटकने लगे। सही बात है कि जहाँ पे मोदी की गारंटी बोला जा रहा है, और मोदी की आप टीवी खोलते हैं तो दिखता है मोदी की गारंटी, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मोदी की गारंटी में कितना विश्वास है। आपने बोला था कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, आप 100 रुपये सस्ता कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, क्रूड ऑयल के दाम कम हो चुके हैं। उसके बाद भी आप
अगर करेंगे तो 10 पैसा 25 पैसा जितने क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट आई है और उससे जो फ़ायदा हो रहा है उस रेशो पे आप पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए। वो आपने जो गारंटी दी थी अभी विधानसभा में भी दी थी, छत्तीसगढ़ के उसमें था इनके मैनिफेस्टो में कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, आप 100 रुपये कम कर रहे हैं, तो बाकी ये 400 रुपये का अंतर कहाँ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले की शुरुआती ही दौर पे इनकी गारंटी फेल है। और फिर दूसरी बात कमलेश जी, ये मेरे एक चीज आज तक ये समझ में नहीं आया जी कि मोदी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं है? जी। अगर मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है तो मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी क्यों नहीं आता? मोदी की गारंटी क्यों नहीं आता? मतलब केवल एक व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी में है। और फिर उसके बाद उसमें आप ये देखिए, टीवी खोजिए कि मोदी की गारंटी, कितना अहंकार पना, कितना अहंकार है उसमें। एक आम जनता, आप पूरी देश की आवाम उस चीज़ को देख रही है और कहीं ना कहीं एक समय का प्रकृति चक्र घूमता है जहां अहंकार का विनाश होता है। और वो समय दूर नहीं है जब ये 400 पार बोल रहे हैं और कितने पार जाएंगे और कितने आर आएंगे, ये आने वाला समय में आप देखिएगा, क्योंकि प्रकृति अपना चक्र घुमा के रखती है और अहंकार ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता है। जी जी जी। जब उनको ये लग रहा है कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के नवंबर में, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, तो उनकी पार्टी को लगा होगा कि मोदी की बात पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है, तो मोदी की गारंटी है, उन्होंने स्लोगन ही दे दिया। अब देखिए उसका क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने एक बात कही, नारा देने वाली बात, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जिस तरह से छेद होते हैं, जिस तरह से लोग कूद कूद के भागना शुरू कर देते हैं, फिर उनको पकड़ के वापस लाया जाता है, समझाइश दी जाती है, तो थोड़ा मानते हैं, फिर उसके बाद फिर बिदक जाती, ये जो कुछ चल रहा है इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अगर एक साथ ये नहीं लड़ेंगे, बिखर के लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका नुकसान सभी दलों को होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों का सहयोग नहीं ले रही है? क्या पंजाब में नहीं ले रही है, कि आंध्रा में नहीं ले रही है, कि उड़ीसा में नहीं ले रही है? सब जगह ले रहे हैं, सब जगह ले रही है। और क्या ये एक वैचारिक है? अगर किसी गठबंधन में है और किसी कारणवश अगर विचार में थोड़ी देर के लिए अगर मतभेद होता है, बाद में सुलझता है, फिर स्थिति परिस्थितियाँ बदलते हैं, फिर लोग साथ में आते हैं, तो यह तो राजनीति का प्रदेश है, एक राजनीति का चक्र है, इसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जी नहीं, जैसा कुछ राज्यों में तो ठीक है, जैसे मतलब कांग्रेस गठबंधन करे तो गलत है, और भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरे पार्टियों से गठबंधन करे वो सही है। नहीं, गठबंधन ठीक है, लेकिन गठबंधन फिर ये ना होना कि एक बार आपने गठबंधन किया और उसके बाद सीटों को लेकर के झगड़ा होने लगे। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन जिन लोगों से गठबंधन कर रही है उनके सामने भी वही स्थिति आई है, कोई नहीं। लेकिन जितना इधर आ रही है इंडिया गठबंधन में, उतना एनडीए में नहीं है। अब ये देखेंगे टोटल अगर, तो चूंकि ये गठबंधन इनका पुराना हो गया है, तो अभी तो कुछ कम लोग है चले या गए, ज्यादा है नहीं कह सकते। जी, लेकिन अभी तो ये स्थिति हो गई कि ममता बनर्जी, जिनको माना जा रहा था कि एक बड़ी लीडर है और वहाँ सीटें भी अच्छी खासी हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ उन्होंने ना कर दिया। आप देखिए, एक छोटा सा जब एक परिवार रहता है जी, गांव देहात में, आप जाते होंगे अक्सर, बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे जी, कि किसी के पास अगर 50 एकड़ जमीन है, उसके 4 भाई हैं जी, 4 भाई है, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं भाई थोड़ा थोड़ा आप ले लो, तो ये कहीं आता है कि सामने का तुम ले लो या पीछे का ले लूँ, अगल का मैं ले लूँ, बगल का ले लूँ। और होता ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का समझौता करना पड़ता है, कुछ समय के लिए जी, रुक जाता है या टूट जाता है, लेकिन अंततः फिर यही होता है कि सब भाई एक साथ बैठते हैं और कहीं ना कहीं उनमें समझौता होता है। ये प्रकृति का नियम है। जी जी। मतलब सारे भाई अभी बैठेंगे, उम्मीद करते हैं, ऐसे ही मान लीजिए आप। अभी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह, यानी शनिवार है आज, अगले शनिवार रविवार तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब तिथि घोषित हो जाएगी तो थोड़ा और हड़बड़ाहट होगी, जल्दी करो जल्दी करो। निश्चित रूप से हड़बड़ाहट होगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो उस चीज़ को देख रही है, मोदी के इशारे पर ही आचार संहिता लगना है कि वो अपने पूरे काम खत्म कर लें, उसके बाद आचार संहिता लगाएं। वो तो होता ही है, केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसके इशारे से ही सब कुछ होता है। पहले भी ये बातें कही जाती रही, भाजपा के लोग कह रहे थे, आप जो आज कह रहे हैं। निर्वाचन स्वतंत्र कहाँ हुआ? निर्वाचन अभी नहीं रहा है। जेब में रख के चल रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर लोग राज्यसभा जाते हैं
और लोकसभा उससे निर्वाचन आयोग से निकले हुए लोग मंत्री बनते, आपने भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें तो स्पष्ट दिखती है ना कि वो जो उनके नज़दीक रहा है, जो उनकी बात को मानता रहा है, उसको ओबलाइज किया जाता है। पद से मुक्त हो जाने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद तो सब चलता रहता है। ये कह दिया जाता है कि अब हम रिटायर हो गए हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र व्यक्ति हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही वही कह करके वो कहीं ना कहीं लाभ ले लेते हैं अपनी नज़दीकी का। चलिए कोरबा की बात कर लें। पाली महोत्सव, सोमा की आवाज़ पर झूमे श्रोता, लोक गीत व आकर्षक नृत्य ने बांधा समा। जलाशय बनाने में जंगल की जमीन का पेंच, इसलिए 53.76 करोड़ से बनेंगे 12 हैनीकेट। शहर से लगे हुए बरबसपुर में डोम नाला और भिलाई खुर्द में भी निर्माण होगा। पिकअप की टक्कर से 6 साल के बच्ची की मौत केस। कांग्रेस ने सांसद ज्योत्सना महंत पर दूसरी बार दांव लगाया। तेज रफ्तार पिकअप ने मासूम को रौंदा, 2 घंटे कटघोरा पिंडा मार्ग में रहा चक्का जाम। मार्च के महीने में ही कम हुआ बागो बांध का जल भराव। दीपका खदान में बेकाबू डोजर पलटा, बाल बाल बचा ऑपरेटर। एनएच पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। ये खबरें कोरबा से जुड़ी हुई हैं। सेंट्रल वर्कशॉप के पीछे पुराने टैंक में आग लगी, हड़कंप। नगर सेना के अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर चलाया रेस्क्यू अभियान। एससीसीएल की टीम बनी मूक दर्शक। कांग्रेस ने सांसद ज्योत्सना महंत पर दूसरी बार दांव लगाया। अब अभी तो हम बात कर रहे थे ज्योत्सना जी के, और आपने उनके बारे में जो कुछ कहा, एक आंकड़ा आ रहा है जो 8 विधानसभा सीट आती है, विधानसभा क्षेत्र कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, इसमें से 6 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, 1 पे गोगपा है और सिर्फ 1 पे कांग्रेस है रामपुर की, कोरबा जिले की। लगभग 96,000 वोटों से टोटल में कांग्रेस पीछे है। गड्ढे को पाटने के लिए समय मिलेगा आप लोगों को? नहीं, पाटने क्या समय मिलने वाली बात नहीं है, ये वो तो पटापट आया है कि विधानसभा के परिदृश्य अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, व्यक्ति की पहचान अलग होती है, और व्यक्ति से भी और उसके स्वभाव से और उसके जुझारूपन से भी मतदाता प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर ज्योत्सना महंत जी को टिकट देने से बहुत सारी जो स्थिति है कांग्रेस के अनुकूल है, और निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करेगी। जी, एक बात कही जा रही थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तानाखार विधानसभा सीट से विजयी हुई है। उसके जो नेता हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न दे करके उनका समर्थन कांग्रेस को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में वोट अच्छे खासे वहाँ से मिलेंगे, लेकिन अब स्वयं चुनाव लड़ना है। देखिए, जहाँ तक पाली तानाखार विधानसभा की बात है जी, पाली विधानसभा में पिछले बार भी आपने देखा होगा कि लोकसभा में करीब करीब वही जीत का आधार बना था। वही जीत का आधार बना था, और रामपुर विधानसभा जीत का आधार बना था। जी, वहाँ के विधानसभा में उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लोकसभा की बात है, लोकसभा में वहाँ के जितने लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस के निश्चित रूप से वहाँ पे कांग्रेस की काफ़ी बड़ा अंतर रहेगा। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है जी। तो उस चीज़ को आप आने वाले समय में देखिएगा कि वहाँ से कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा मतों से वहाँ पे कांग्रेस। स्वाभाविक है, तानाखार के मामले में तो यह रिकॉर्ड भी बताते हैं कि वहाँ कांग्रेस के अच्छे खासे मतदाता हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन पिछली बार वो लोग थोड़ा सा कांग्रेस से बिलग होकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चले गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा गड्ढा तो हुआ है। नहीं, विधानसभा से लोकसभा को नहीं देखना चाहिए। नहीं, फिर भी कुछ जगह देखा जाता है। नहीं, कुछ जगह देखा जाता है, और बाकी जो कार्यकर्ता हैं जी, वो कार्यकर्ता इस बार दुगनी मेहनत से प्रचार प्रसार के लिए कमर कस के तैयार हैं। जी, अब ये कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है सही इसलिए कहा जा सकता है कि सरोज पांडे इनकी महासचिव हैं या उपाध्यक्ष है इनकी राष्ट्रीय, और महिला विंग की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। कई प्रदेशों में उनको प्रभारी बना के भेजा गया था, और यहाँ की वो पालक सांसद रही हैं। राज्यसभा सदस्य होने के नाते यहाँ कांग्रेस की सांसद थी ज्योत्सना जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको पालक सांसद बनाया था। ये अलग बात है कि पालक सांसद के रूप में वो बहुत सक्रिय नहीं रह सकी। जितना दिन वो रहीं तो 1-2 दौरे ही उनके हुए थे। अब ये सीट को अपन ये कहते हैं कि हॉट सीट ये भी हो गई है कि एक तरफ ज्योत्सना महंत जी दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। ज्योत्सना महंत जी दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, वो तो है ही है,
वो प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में शीर्ष पर जिनका नाम लिया जाता है वो है डॉक्टर चरणदास महंत। जिन लोगों का नाम, उनमें डॉक्टर चरणदास महंत जी भी हैं, और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। यहाँ तक कि जब पिछली बार 17 में इनकी पार्टी चुनाव जीती, 18 में, तो उस समय ये बात आई थी कि चरणदास महंत जी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे थे। ऐसे व्यक्ति की पत्नी होने के नाते भी ये सीट जो है, अब इस पे नज़र पूरे देश की रहेगी। नहीं, देखिए, हार्ड सीट मैं इसलिए नहीं मानता जी। हार्ड सीट वहाँ होता है जहाँ दोनों प्रतिद्वंदी बराबर के हों जी। और यहाँ पर बराबर के प्रतिद्वंदी मैं नहीं समझता। यहाँ कांग्रेस काफ़ी आगे है। जी। नहीं, चुनाव लड़ाना तो सरोज पांडे जी को भी आता है। उनका रिकॉर्ड भी है कि मेयर, विधायक और सांसद तीनों एक साथ रही। प्लस इस बात की है कि गांव की जनता, गांव के आवाम, यहाँ पर देखिए पूरा पालीताना खार आपका ट्राइबल बेल्ट है जी, रामपुर ट्राइबल बेल्ट है, कटघोरा में भी बहुतायत ट्राइबल बेल्ट की है। तो आप कोरिया उधर चले जाइए, सूरत, वहाँ भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करीब 5,500-6 हज़ार जी, कोरबा लोकसभा में गांव हैं। जी, 5,500-6 हज़ार गाँव घूमना जी, संभव नहीं है। और इसके उल्टा हो के आप ये देखिए कि जहाँ तक इनका सवाल है, ज्योत्सना चरणदास महंत जी का, इन 5 सालों में हजारों गांव घूम चुकी हैं ये, चाहे वो कोरिया के हों, चाहे वो बैकुंठपुर के हों, चाहे सोनट के हों, चाहे मरवारी के हों, चाहे रामपुर के हों, चाहे कटघोरा के हों, सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों में जाना पहचाना और लोगों का डायरेक्ट 1 to 1 जो कहते हैं वो उनसे है। और जहाँ जहाँ 1 to 1 ज़्यादा रहता है, वहाँ प्रत्याशियों को ज़्यादा फायदा होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग तो जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उनको निर्णय लेना है कि किसके साथ जाना है। और कई लोगों का मन रहता है, बोलते नहीं, कई लोग बोल जाते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं के साथ होता है, लेकिन आम मतदाता खामोश रहता है। उसको खामोशी से वो अपने वोट का उपयोग कर लिया करता है। अब किसके लिए वो करेगा, ये धीरे धीरे अभी माहौल बनेगा तो कुछ कुछ दृश्य दिखाई देता है, लेकिन बहुत साफ नहीं रहता। कयासों के घोड़े दौड़ाए जरूर जाते हैं, सब अपनी अपनी तरफ से कहते हैं कि हम यहाँ से इतने जीत रहे हैं, इतने जीत रहे हैं, लेकिन अंततः जब मतगणना होती है तभी पता लगता है कि क्या हुआ है। हमने विधानसभा में भी देखा है, कोई नहीं कह रहा था कि कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन बनाई। ये कई बार इस तरह के परिणाम आए हैं। और अब हमें, आपको, सबको एक बात का जरूर आग्रह, जो मैं हमेशा करता हूँ, आज भी करूँगा, कि व्यक्तिगत बातों को छोड़कर जब प्रत्याशी आपके सामने आए, तो अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में हम आपको चुन करके भेजेंगे, तो आप हमारे लिए क्या करेंगी, क्योंकि दोनों प्रत्याशी महिला हैं, क्या करेंगी ये जरूर पूछिएगा। अपनी समस्याओं को जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है उसके बारे में जरूर कहिएगा कि आप चुनाव जीतें तो ये जरूर इसको ठीक कराइए, ताकि उनको ये लगे कि व्यक्तिगत लाभ से इतर लोग अब राष्ट्र के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं। चलते चलते खूब दुर्घटनाएं हो रही हैं कोरबा में। हरीश भाई, जब हम घर से निकलते हैं तो हमें तो ये रहता है कि हम खुद गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या ड्राइवर है हमारा तो हम साथ में बैठे हैं, तो हमें पता है कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन हमारे परिजन अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनको लेकर के ज़रूर चिंता रहती है, और मन में एक भाव जागृत होता है कि हे प्रभु, जैसे सही सलामत लेके जा रहे हो वैसे इनको सही सलामत वापस घर ले आना। ये दृश्य जो दिखाई देता है, हर रोज़ जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके कारण जो भय मन में व्याप्त है, ये कभी निकलेगा? यानी ये देखिए कमलेश जी, जहाँ तक दुर्घटना का मैं 2 कारण मानता हूँ जी। एक ट्रक और 4 व्हीलर के साथ होता है और एक बाइक के साथ होता है। तो अगर रेशो देखा जाए तो बाइक में सवार जो व्यक्ति है उसकी दुर्घटना ज़्यादा हो रही है जी। उसके दुर्घटना के 2 प्रमुख कारण हैं कि यहाँ पर बहुतायत मात्रा में हज़ारों की संख्या में ट्रकें चल रही हैं, जिसमें आपका ऐश की ढुलाई हो रही है, कोयले की ढुलाई हो रही है, पर्पस नियम से नहीं हो रही है। तो वो जो राख गिर रही है और जो कोयला गिर रहा है, दूसरी गाड़ियाँ आ रही है, उसको चल रही है, और उससे जो डस्ट और चूरा बन रहा है जी। और जब दूसरी ट्रक निकलती है तो आप देखिएगा ऐसा धूल का अंबार उड़ता है कि सामने वाले को ये दिख नहीं पाता है कि सामने ट्रक है या मोटरसाइकिल है कि कार है कि जीप है। और ये भी एक कारण बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि इतने, आपको याद होगा, मैंने पहले भी अपन बैठे थे, मैंने बोला था
कि पहले अगर कोई ड्राइवर बनता था तो खलासी से ड्राइवर बनता था जी। वो छोटा था, 10-12 साल का, 15 साल का रहता था, तब वो ड्राइवर अपना कंडक्टर खलासी बनता था और ड्राइवर को उस्ताद उस्ताद बोलता था। और धीरे धीरे स्टीयरिंग बन के और चक्का बदलने से स्टार्ट करते 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 8-10 साल में वो स्टीयरिंग में तब बैठता ड्राइवर था, बनता तब था, एक जी। ट्रेनर ड्राइवर हुआ करते थे। जी। आज के जो ड्राइवर हैं वो उनको ये समझना पड़ेगा कि बिना हम ड्रिंक किए, बिन मदिरा पान किए हम कम से कम गाड़ी को चलाएं, सुरक्षित चलाएं, स्वयं सुरक्षित रखें, दूसरे को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ये इनको समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। और मोटरसाइकिल में भी क्या है कि हमको भी ये देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, ओवरटेक बढ़ने की कोशिश न करें। और ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, अगर हमको इसको सुधार लें तो कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आएगी। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, रोज़ चेकिंग कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमको स्वयं को भी सुधारना पड़ेगा। उनको भी रफ्तार, बड़े जो वाहन हैं उनको भी अपने रफ्तार में नियंत्रित करना पड़ेगा, जो छोटे वाहन हैं उनको भी अपनी रफ्तार पर नियंत्रित करना पड़ेगा। तभी इसका जब तक एक इसकी जागरूकता लोगों के मन में, स्वयं के मन में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल हर गांव में, कार, जीप या आम बात हो गई है। पहले ये बड़ा ये होता कम था, होती थी कम गाड़ियाँ, होती थी। और एक अगर किसी ज़माने में मोटरसाइकिल भी गांव में आ जाती थी या कार भी आ जाती थी तो ये माना जाता था कि अरे मोटरसाइकिल खरीद लिया, लेकिन कार खरीद लिया। अब वो स्थिति नहीं है। तो भीड़ तो बढ़ी है, भीड़ के एवज में जो रोड का नेटवर्क है वो रोड का नेटवर्क नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उस रोड पे ट्रैफिक का दबाव भी है। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ड्राइवर और हेल्पर की बात कही, तो आप ये 18 चक्का गाड़ियां लेके जो बच्चे घूमते हैं ना, बच्चे कह रहा हूँ इसलिए कि उनके दाढ़ी मूछ आप चेक कर लीजिएगा जाके। आप 10 गाड़ियों के ड्राइवर को देखिएगा, उसमें 5 आपको कम से कम ऐसे दिखेंगे जिनको लगेगा कि मूछ आने को है, यानी वो ज़्यादा 18, 19 साल, 20 साल के हैं। पता नहीं कैसे उनका लाइसेंस बन जाता है। कि पहले जो ड्राइवर हुआ करते थे वो 8 घंटा की ड्यूटी चलाते थे जी। अब एक ड्राइवर 24 के 48 घंटा 2-2 रात नहीं सोता है। जी जी जी। तो जब लंबी दूरी पे निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक कमाने की जो ललक है, उस ललक को भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आपका वाहन चढ़ता है वो तो मौत को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई बार आप भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। और कई बार तो ये स्थिति बनती है कि वो बच तो गए आप, लेकिन पब्लिक जब पकड़ लेती है तो फिर इतनी धुनाई कर देती है कि उसमें मौत भी हो जाती है, अंग भंग हो जाता है। तो नुकसान दोनों पक्षों का है। पुलिस अपनी तय कोशिश कर रही है। एक बात आपने कही जो छोटी गाड़ियों की बात, 2 पहिया वाहन की, तो कई बार ऐसा होता है कि सड़क के किनारे ट्राला छोड़ दिया जाता है और इंजन का हिस्सा चला जाता है और अंधेरे में खड़ी हुई उस गाड़ी में बाइक में जाता हुआ शराब पी करके वो देख नहीं पाता चालक और जाकर उसमें घुस जाता है। इस तरह के दृश्य भी खूब दिखते हैं। इसीलिए खबर है ना, रात में शराब पीकर की धमा चौकड़ी, 43 लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। तो नए एसपी जो आए हैं वो लगातार इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि शराब पी करके लड़के धमा चौकड़ी जो करते हैं या जो लोग भी वाहन चालन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। इसके लिए पुलिस को सतर्क किया गया है। ये कोशिश पुलिस अपनी तरफ से करती है, उसको करना चाहिए, उसका धर्म है। लेकिन हमारा आपका भी कर्तव्य है, हमारा आपका भी धर्म है कि हम अगर शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे और अनट्रेंड लोगों के हाथ में स्टीयरिंग सौंप देंगे तो न केवल हमारी जान के लिए खतरा है बल्कि सामने वाले की जान का भी खतरा रहता है। इसको भी हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ दूसरे के ऊपर कहा करते कि उसको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम अपने गिरेबान में यही झांकते कि हमको क्या करना था, क्या हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको करना चाहिए। तभी ये इस तरह की खबरें हम लोगों को दिखाने और छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप भी उसको देखने और पढ़ने के लिए विवश नहीं होंगे। चलिए हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और धन्यवाद हरीश भाई, आप आए, समय निकाले। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।